हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सीपीसी पढ़ेंगे। इसमें हम ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ज्यूरिसडिक्शन वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लूजली इसे कई बार हम यूज़ कर देते हैं टू से दैट अ पेरेंट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर हिज चाइल्ड, दैट अ टीचर हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टूडेंट। यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन का जो मतलब निकलते आ रहा है वो है अथॉरिटी, जहाँ पर एक पर्सन की दूसरे पर्सन पर अथॉरिटी है। वैसे ही कई बार हम ये बोल देते हैं कि द लॉ ऑफ द कंट्री हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल इट्स सब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब निकल के जो आ रहा है वो है एप्लीकेबिलिटी। वैसे ही कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में जब हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट की बात कर रहे हैं कि वेदर द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन अ सर्टन मैटर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, क्या वो नॉर्मल सिविल मैटर्स को हेयर कर सकता है? नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, तो देयरफॉर उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। वैसे ही आपके पास कोई मिलिट्री कोर्ट्स है जहाँ पर जो क्लास ऑफ पर्सन्स है जिनके साथ वो डील करता है वो है ओनली मिलिट्री पर्सन्स। तो क्या वो एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल सिविलियन का मैटर हेयर कर सकते हैं कोर्ट्स? ऑब्वियसली नो। तो वहाँ पर भी ज्यूरिसडिक्शन का जो मतलब आ रहा है वेदर दीज कोर्ट्स आर कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन सच मैटर्स और नॉट। तो कोर्ट्स के कंटेक्स्ट में जब हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो वी आर डीलिंग विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन और डील विद सर्टन मैटर्स। सीपीसी में, सिविल लॉ में, हम तीन तरह की ज्यूरिसडिक्शन की प्राइमरली बात करते हैं: सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। कई बार एक कोर्ट के पास सारे मैटर्स को हेयर करने की पावर नहीं होती है, कॉम्पिटेंसी नहीं होती है। द पावर इज लिमिटेड ओनली टू हेयर सर्टन मैटर्स, यानी कि सर्टन सब्जेक्ट मैटर्स पर ही वो केसेस को सुन सकते हैं। तो ऐसी ज्यूरिसडिक्शन को हम सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, जहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट मैटर्स के साथ एक कोर्ट डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, ये प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती हैं। सिविल जज उन मैटर्स को हेयर नहीं कर सकते। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द सब्जेक्ट मैटर्स विच पर्टेन टू मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स दे कैनॉट बी डेल्ड विद आपके लोअर कोर्ट्स, यानी कि सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन टू डील विद दो सब्जेक्ट मैटर्स। वैसे ही पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन भी ले डाउन की जाती है कोर्ट्स की फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, की ये पर्टिकुलर कोर्ट्स हैं, ये इतने जो आपके केसेस है जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट तक है उन्हीं को सुन पाएंगे। इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर अगर केस वैल्यूड है तो उसको दूसरा केस सुन पाएगा, नीचे वाला नहीं सुन पाएगा। तो जब उनको उनके पेक्यूनरी बेसिस पे डिवाइड किया जाता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ले डाउन की गई है कोर्ट्स की, और कोर्ट्स कन्फाइंड होते हैं उसी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में। वो अपनी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाकर किसी ऐसे मैटर को हेयर नहीं कर सकते जो उनके पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता, यानी कि जो अमाउंट एक्सीड कर जाता है उनकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से, उस केस को वो हेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कोर्ट्स की जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन वो कुछ ऐसे लेट डाउन है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो अप टिल 10 लाख वाले मैटर्स को हेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर अप टिल 20 लाख तक सिविल जज सीनियर डिवीजन कर सकते हैं हेयर, और अप टिल 30 लाख डिस्ट्रिक्ट जज भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस डिवीजन का ये मतलब नहीं है कि 10 लाख से नीचे वाले मामलों को डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कर सकते, या फिर 10 लाख से नीचे वाले मामलों को सीनियर जज हेयर नहीं कर सकते। वो ऑब्वियसली इनको कर सकते हैं हेयर। अप टिल 30 लाख डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी केस को एंटरटेन कर सकता है। अप टिल 20 लाख सिविल जज सीनियर डिवीजन किसी भी केस को एंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्योंकि अगर वो ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो उन पर ही उल्टा बर्डन हो जाएगा। और इसीलिए ये हायरार्की क्रिएट की गई है कि छोटे मैटर्स को नीचे वाले जजेस सुने, सो डैट ऊपर तक वो मैटर्स ना आए और वो ओवर बर्डन ना हो ऊपर वाले कोर्ट्स। लेकिन करने को टू एंटरटेन सच सूट्स वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले जूनियर डिवीजन है वो अपनी पेक्यूनरी लिमिट को एक्सीड करके अबव 10 लाख वाले मैटर्स को हेयर नहीं कर सकते। अब ये कैसे पता लगता है कि कौन सा केस एक मैटर 10 लाख का ही है या फिर 12 लाख का है या 5 लाख का है? ये आपको आइडिया लगेगा प्लेंटिफ की प्लेंट से, जहाँ पर प्लेंटिफ
अपनी प्लेट में वैल्यू करते हैं सूट को और ये जस्टिफाई करते हैं कि आई हैव कम टू द राइट कोर्ट, मैं जिस कोर्ट में आया हूँ उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है मेरा मैटर हेयर करने की, क्योंकि मेरे सूट की वैल्यू इतनी है और ये पर्टिकुलर कोर्ट इतनी वैल्यू के सूट को सुन सकता है। तो ये डिटरमिन जो कोर्ट अपनी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अगर डिटरमिन करेगा तो वो प्लेंटिफ की प्लेंट से डिटरमिन करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कल को डिक्री में उन्होंने अपनी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करके रिलीफ दी है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोर्ट की 10,000 रुपये तक की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है लेकिन डिक्री में वो रिलीफ 15,000 की दे रहे हैं, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि अ कोर्ट हैज़ ब्रीच्ड और ओवररीच्ड हिज पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। जब पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन डिटरमिन करनी है तो खाली प्लेंटिफ की प्लेंट को देखकर सूट की जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पर वो की जाती है, ना कि डिक्री की अमाउंट पर। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के इस कॉन्सेप्ट को, जो ये हायरार्की जिस पर्पस के लिए ड्रॉ की जाती है, उसके इस ऑब्जेक्टिव को लेजिस्लेचर ने सेक्शन 15 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, जहाँ पर बोला गया है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट्स ऑफ लोएस्ट ग्रेड, यानी कि जो सबसे लोएस्ट कोर्ट है विच इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ एंटरटेनिंग दैट सूट, वहाँ पर ये सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए रादर देन गोइंग टू अ अपर कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो, अगर हिमाचल की बात करें, यहाँ पर 5 लाख का कोई सूट है, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जा सकता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जा सकता है, इवन डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी जा सकता है। लेकिन सेक्शन 15 को अगर अप्लाई करें तो हमें ये कन्वीनियंट है कोर्ट्स के लिए और ये मैंडेट है सेक्शन 15 का कि हम सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास ही जाएं उस केस को लेकर। फॉर द सिंपल रीज़न, क्योंकि एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ले डाउन की है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, की छोटे मैटर्स को लेकर ऊपर वाले कोर्ट्स को ओवरबर्डन ना किया जाए। और इवन पार्टीज़ के लिए भी ये कन्वीनियंट है, क्योंकि आप जितना कोर्ट्स ऊपर जाते जाते हैं उतना आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, वहाँ पर लॉयर्स की फ़ीस इंक्रीज़ हो जाती है ऐसे कोर्ट्स में। लास्टली हम बात करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स की। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर काम आती है या फिर कहाँ पर इट कम्स इनटू प्ले, वो ये है जहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है डैट लाइज और डैट फॉल्स इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट और इन द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्ट। क्या है, लेजिस्लेचर ने या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो थ्रू रूल्स या फिर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स थ्रू रूल्स वो कुछ कोर्ट्स की बाउंड्री डिटरमिन करती है कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या पर्सन रिसाइडिंग है, उनके जो मैटर्स होंगे विच टेक प्लेस विद इन दोज बाउंड्रीज, वो यही कोर्ट हेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट C1 की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करती है, तो एक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो C1 कोर्ट ही हेयर कर पाएगा। वैसे ही अगर वाई प्रॉपर्टी है वो कोर्ट C2 की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फॉल करती है, तो वाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो कोर्ट C2 ही हेयर कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट C2 की एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उस पर, क्योंकि वो C2 की जो डिटरमिन की थी स्टेट गवर्नमेंट ने टेरिटरी इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट थ्रू रूल्स, उसके अंदर वो फॉल करती है प्रॉपर्टी। और सेक्शन 16 CPC ऐसे ही कुछ केसेस की बात करता है। आप सेक्शन 16 CPC एक बार अपनी बेयर एक्ट से रीड कीजिए, उसमें आपको कई इंस्टेंसेस मिलेंगे, कई ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां पर रिलीफ ड्रॉ की गई है अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 16 CPC में जैसे अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं फॉर पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप ये सूट वहीं फाइल कर सकते हैं जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, यानी कि जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल कर रही है। अगर तो वो कोर्ट C1 की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फॉल कर रही है तो खाली C1 के अंदर ही वो कोर्ट इंस्टीट्यूट होगा, अगर वो C2 के अंदर फॉल करती है तो खाली C2 के अंदर ही फॉल होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है ऐसे केसेस जो सेक्शन 17 CPC कवर करता है, जहाँ पर हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते या फिर जहाँ पर प्रॉपर्टी ऐसी है जो दोनों कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल कर रही है। फॉर एग्जांपल कहीं पर ऐसी डिमार्केशन ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हुई है जहाँ पर दो कोर्ट्स की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, या फिर प्रॉपर्टी इतनी ह्यूज है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि यहाँ कुछ उसका पार्ट एक कोर्ट की कोर्ट C1 की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है, कुछ पार्ट C2 की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है, और आप बात कर रहे हैं पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू अ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो दोनों कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में फॉल कर रही है। तो सेक्शन 17 ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको बोलता है यू कैन फाइल योर सूट इन आइदर ऑफ द कोर्ट्स।
आप किसी भी कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी दोनों जगह फॉल कर रही है। पर इससे भी ज़्यादा और कंफ्यूजिंग सिचुएशन तब आती है जो केसेस सेक्शन 18 कवर कर रहा है। सेक्शन 18 ऐसे केसेस को कवर कर रहा है जहां पर कोर्ट्स खुद कंफ्यूज्ड हैं, कोर्ट्स को खुद क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी ज्यूरिडिक्शन में फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर ऐसी अनसर्टेनिटी है और कोर्ट फील कर रहा है कि ऐसी अनसर्टेनिटी है, तो वहाँ पर कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगा और वो खुद ऐसे मैटर्स को एंटरटेन कर सकते हैं, वो अलाउ कर सकते हैं पार्टीज को उनके अंदर ऐसे मैटर्स को इंस्टीट्यूट करने के लिए। ऐसा अगेन तब हो सकता है जब डिमार्केशन ऐसी है कि दो कोर्ट्स की जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो ओवरलैप करती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आपको लग रहा है कि कोर्ट C1 में भी फॉल कर रहा है और लग रहा है कुछ हिस्सा C2 में फॉल कर रहा है, कुछ C3 में फॉल कर रहा है, और आप किसी कोर्ट में जा रहे हो फाइल करने के लिए केस और वहाँ पर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ देयर इज़ एन लैक ऑफ क्लैरिटी कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में फॉल कर रहा है या नहीं, और वहाँ कोर्ट रीजंस अपने प्रोवाइड करता है, रीजंस रिकॉर्ड करता है, तो वहाँ पर दैट कोर्ट ऑल्सो हैज़ द ज्यूरिडिक्शन अदर देन द अदर कोर्ट्स एज वेल। इसके बाद सेक्शन 19 ऐसे केसेस को कवर करता है जहां पर एक सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है एक मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या फिर एक पर्सन के अगेंस्ट, और यहाँ पर जो सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है यानी कि कॉज ऑफ एक्शन है वो एक कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर अकर हुआ है, या फिर कॉज ऑफ एक्शन अकर हुआ है, या फिर अक्रू हुआ है, या फिर जो सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है एक कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर, और जिस इंसान ने यानी कि डिफेंडेंट ने कमिट किया है ये सिविल रॉन्ग वो रह रहा है, ही इज़ अ रेजिडेंट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सम अदर कोर्ट। तो वहाँ पर ये जो प्लेंटिफ है ये कौन से कोर्ट में अपना सिविल सूट फाइल करेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 19 आपको ऑप्शन देते हैं कि या तो जहाँ आपका कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है यानी कि जहाँ पर आपके खिलाफ सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है, उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आप अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर जहाँ जिस इंसान ने आपके खिलाफ ये सिविल रॉन्ग कमिट किया है या मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिविल रॉन्ग कमिट किया है और वो जिस भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रेजिडेंट है उस कोर्ट के अंदर भी आप अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है ये सेक्शन 19 के थ्रू। सिंस सेक्शन 19 खाली केसेस कवर करता है जहाँ पर एक सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है अगेंस्ट अ पर्सन या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, और कई ऐसे केसेस हैं जिनको सेक्शन 16 और अप टिल 19 ने कवर नहीं किया, तो सेक्शन 20 जो है वो एक रेसिड्यूरी सेक्शन है, वो ये बताता है कि जो भी केसेस अभी तक कवर नहीं हुए हैं उस केसेस में ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी। उस केस में ज्यूरिसडिक्शन कुछ ऐसी होगी, या तो आप उस कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज हुआ है, या फिर आप उस कोर्ट के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर जिस इंसान ने आपके खिलाफ कोई सिविल रॉन्ग कमिट किया है या कोई भी कॉज ऑफ एक्शन जो आपके फेवर में अक्रू हो रहा है वो उस इंसान की देन है, यानी कि एक डिफेंडेंट की देन है, जहाँ भी वो डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है और ही वर्क्स और ही हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जहाँ भी उस डिफेंडेंट का उठना बैठना रहना या कामकाज है, ऐसे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में भी आप अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जहाँ पर कभी ऐसा हो सकता है कि डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगेन वहाँ आपकी चॉइस है, या तो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अरोज हुआ है वहाँ, या जहाँ पर डिफेंडेंट 1 रह रहा है या फिर डिफेंडेंट 2 रह रहा है या डिफेंडेंट 3 रह रहा है, कहीं भी आप अपना सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है वहाँ पर आपको या तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर बाकी जो डिफेंडेंट्स हैं उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में आप जिनका जहाँ वो रह रहे हैं उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आप केस फाइल नहीं कर रहे, आप किसी और डिफेंडेंट की कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। तो वी कैन से द परमिशन ऑफ द कोर्ट या फिर एक्विसेंस ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में आप सिविल सूट फाइल नहीं कर रहे हैं, जिनके कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन में आप सिविल सूट फाइल नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी ज़रूरी है, वेयर देयर इज़ मोर देन 1 डिफेंडेंट। तो ये था आपका एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर सेक्शन 15 to 20 पर। आपको सेक्शन 20 पर आज मॉडल आंसर्स की PDF और सेक्शन 15 to 20 पर MCQ की PDF प्रोवाइड की जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर। आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को
वायलेट करते हुए कोई कोर्ट अगर डिक्री ग्रांट करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ऑब्जेक्शंस कब पार्टी उठा सकती है, और नहीं ऑब्जेक्शंस उठाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवा सकते हैं, ब्रोशर को रीड करके और डेमो मॉक्स को एनालाइज करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।